Hello everyone, this is Monica Dua, your geography faculty. So I hope everyone is totally fine. आज की क्लास में गाइस हम अपना ये वाला चैप्टर माइग्रेशन टाइप्स कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 किया था जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन के बारे में हमें सेंसस से पता चलता है। जैसे हमें 2011 के सेंसस से पता चला था कि 5 मिलियन पीपल जो है वो माइग्रेट हुए थे हमारे इंडिया में, ठीक है। और वो 5 मिलियन पीपल जो माइग्रेट हुए थे उसमें से 88% जो पीपल थे माइग्रेटेड हुए थे वो हमारी नेबरिंग कंट्री से माइग्रेटेड हुए थे। क्लियर? जिसमें हम लोगों ने नेबरिंग कंट्रीज में भी बात करी थी किसकी, बांग्लादेश की, कि सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन हुआ था वो कहां से हुआ था, बांग्लादेश से हुआ था। क्लियर? फिर हम लोगों ने बात करी थी माइग्रेशन जो है के बारे में हमें पता किससे चलता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि माइग्रेशन के बारे में हमें पता चलता है सेंसस से, ठीक है। सेंसस से हम लोगों को पता चलता है कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि जिस सेंसस में जो है माइग्रेशन के बारे में कब से ऐड ऑन किया गया था, प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में कब से ऐड ऑन किया गया था, तो वो मैंने आपको बताया था 1881 की जो हमारी सेंसस हुई थी, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुई थी, वहां से ऐड ऑन किया गया था। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया था मेजर जो मॉडिफिकेशन हुई थी हमारी सेंसस में वो 1961 में हुई थी, जब हम लोगों ने 2 कंपोनेंट्स को ऐड ऑन किया था। कौन से 2 कंपोनेंट्स बताए थे? प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, कहां पे जन्म हुआ है, रूरल या अर्बन स्टेटस उसका, और सेकंड हम लोगों ने बात करी थी प्लेस ऑफ रेजिडेंस की। प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे हम लोगों ने बात करी थी अगर कोई पर्सन किसी जगह से आया है, प्लेस ऑफ बर्थ को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर आया है तो वो कितने टाइम से वहां पर रह रहा है। क्लियर? फिर हम लोगों ने उसके बाद भी कुछ और मेजर मॉडिफिकेशन करी थी 1971 में, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि अगर वो प्लेस ऑफ रेजिडेंस में पिछले कितने सालों से वहां पर रह रहा है, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात करी थी प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिस जगह पर इंसान की पॉपुलेशन काउंटिंग हो रही है उस जगह पर एक्चुअल में वो पैदा हुआ है या नहीं हुआ है, वो उस जगह पर कितने टाइम से रह रहा है, अगर वो उस जगह पर पिछले 1 साल से या 2 साल से रह रहा है तो उसका लास्ट रेजिडेंस प्लेस कौन सा था, वो सारी चीजें जो है हम लोगों ने माइग्रेशन में बात करी थी। क्लियर? फिर हम लोगों ने बात करी थी कि माइग्रेशन जो है इंडियन डायस्पोरा के कॉन्सेप्ट में, इंडियन माइग्रेशन की टोटल जो है मतलब 3 बार मेजर वेव्स आई है जब इंडिया से लोग माइग्रेट हुए हैं। पहली वेव जो है कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर आई थी, जिस टाइम पे लोगों को बाउंडेड लेबर, इंडेंचर्ड लेबर, बेगार, बिना काम के मतलब बिना पैसे से उनसे काम कराया जाता था और इस तरीके से उनको बहुत सारे आइलैंड्स पे लेके गया गया प्लांटेशन वर्कर्स की तरह, ठीक है। जहां जिसमें मॉरिशियस हम लोगों ने किया था, कैरिबियन आइलैंड के वहां पे लोगों को लेकर गया था, ठीक है, लेकर गए थे, मतलब यहां से ब्रिटिशर्स लेकर गए थे। क्लियर? ये फर्स्ट वेव थी, ठीक है। सेकेंड वेव में हम लोगों ने बात करी थी आर्टिशन, जो आपके ट्रेडर्स या फैक्ट्री वर्कर्स थे वो लोग माइग्रेट हुए थे हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, जिसमें मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज थी, ठीक है। थर्ड वेव में हमारे इंडिया का जो प्रोफेशनल लोग थे, सेमी स्किल्ड लोग थे, वो लोग माइग्रेट हुए थे। क्लियर? जिसमें आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, कंसल्टेंट्स थे, ठीक है, प्रोफेशनल्स थे, जितने भी हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स थे वो थे, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। क्लियर? समझ आ रही है बात? उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी माइग्रेशन के टाइप्स की, कि माइग्रेशन जो है वो 2 तरीके का होता है, एक इंटरनल और एक इंटरनेशनल। इंटरनल माइग्रेशन जो है हम लोगों ने पढ़ा था जब विद इन अ कंट्री होता है। क्लियर? और इंटरनेशनल होता है जब एक कंट्री से कोई दूसरी कंट्री में जाता है। क्लियर? फिर हम लोगों ने बात करी थी कि इंटरनेशनल माइग्रेशन भी हमारा 4 तरीके का होता है। देखो ये ना हम लास्ट क्लास की रिकैप्चुलेशन बता रही हूं मैं आपको, तो थोड़ा सा ये फास्ट एंड फॉरवर्ड रहेगा। क्लियर? तो मैंने हम बात करी थी कि हमारा जो इंटरनल माइग्रेशन होता है ये भी 4 तरीके का होता है। रूरल टू रूरल होता है, रूरल टू अर्बन होता है, ठीक है, अर्बन टू अर्बन होता है और अर्बन टू रूरल होता है। क्लियर? फिर हम लोगों ने बात करी थी कि और स्टेट वाइज भी माइग्रेशन 2 तरीके का होता है, एक इंट्रा स्टेट होता है और एक इंटर स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट होता है एक ही स्टेट के अंदर घूमना, जैसे हरियाणा में ही पानीपत जाना, सोनीपत चले जाना, करनाल चले जाना, ये है इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि चाहे इंट्रा स्टेट हो चाहे इंटरनल स्टेट हो, क्लियर, इन माइग्रेशंस में फीमेल माइग्रेशन का पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिला है और उसका जो रीजन रहा है वो क्या रहा है, मैरिज रहा है। क्लियर? फिर हम लोगों ने बात करी थी इंटरनेशनल माइग्रेशन की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल माइग्रेशन में जो है हमारी सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है वो
नेबरिंग कंट्रीज से होता है, और नेबरिंग कंट्रीज में भी सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन देखने को मिला है वो बांग्लादेश से देखने को मिला है, जिसका मेजर जो कारण है वो क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न है, क्लियर, स्टेबिलिटी कंसर्न है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं माइग्रेशन के कॉजेस की और माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस की, कि क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने को मजबूर हो जाते हैं, या उसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, वो हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम एक तो बात करेंगे स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन, कि माइग्रेशन भी सभी जगहों पर एक जैसा नहीं है, कुछ जगहों पर ज्यादा है, कुछ जगहों पर कम है, कुछ स्टेट्स में ज्यादा है, कुछ स्टेट्स में कम है। दूसरा हम लोग बात करेंगे कॉजेज ऑफ माइग्रेशन की। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो कारण है, फैक्टर्स हैं। फिर हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज की, माइग्रेशन की वजह से रिजल्ट क्या निकला है, क्या पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं और क्या नेगेटिव रिजल्ट आए हैं, एंड एट द एंड हम लोग बात करेंगे अपना कंक्लूजन, यानी चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन। कह रहा कुछ स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा अट्रैक्ट माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अदर स्टेट्स सच एज यूपी, बिहार, राजस्थान। यानी यूपी, बिहार और राजस्थान से बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो महाराष्ट्र की तरफ आते हैं, दिल्ली की तरफ आते हैं, गुजरात की तरफ आते हैं, हरियाणा की तरफ आते हैं। क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन, क्यों यूपी और बिहार, राजस्थान के जो लोग हैं वो इन जगहों पर, इन स्टेट में शिफ्ट कर जाते हैं? बताइए क्या रीजन है, व्हाट कैन बी द रीजन, कि लोग जो है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, क्लियर, ठीक है, दिल्ली में, और इसके अलावा कहां कहां पर आते हैं, दिल्ली है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और हरियाणा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र एंड हरियाणा, यहां पे जो लोग हैं महाराष्ट्र और हरियाणा, क्लियर, यहां पे जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा माइग्रेट करते हैं। क्या रीजन है, तो देखो दिल्ली में तो आपको पता है एजुकेशन पर्पस से काफी जो है लोग माइग्रेट करते हैं। किस लिए माइग्रेट करते हैं, एजुकेशन पर्पस की वजह से, क्योंकि आपको भी पता है कि एजुकेशन जो अपॉर्चुनिटीज है वो कहां पर है, दिल्ली में है। गुजरात में अगर आप देखोगे तो बिजनेस बहुत ज्यादा है, गुजरात में अगर आप देखोगे तो क्या है, बिजनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में अगेन आपकी जॉब पर्पस की वजह से जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सॉरी जॉब लिख दिया मैंने, जॉब पर्पस की वजह से जो है वो क्या करते हैं, लोग माइग्रेट करते हैं। आपने देखा होगा ना कि महाराष्ट्र इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मेजर बैंक्स के हेडक्वार्टर आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। मुंबई पोर्ट जो इंडिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो रीजन क्या है, ट्रेड है, यहाँ बिजनेस है, जॉब्स हैं, ठीक है। और हरियाणा में लोग माइग्रेट करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। किसकी वजह से माइग्रेट करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि आपको भी पता है पंजाब और हरियाणा में जो है सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा, हरियाणा और गुजरात में सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, 1960s के टाइम पर आई थी, है ना। सबसे ज्यादा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यहीं पे ही सबसे पहले अडॉप्ट किए गए थे। तो ये सारी वजह है कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार, हरियाणा के जो लोग हैं के एरियाज में लोग सबसे ज्यादा आते हैं। और आते कौन कौन से स्टेट से हैं, तो कौन कौन से स्टेट से आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। अब आप चाहे यूपी ले लो, चाहे बिहार ले लो, चाहे राजस्थान ले लो, आप लोगों को पता ही है ये जो हमारे स्टेट्स हैं ये क्या है, डेंसली जो है पॉपुलेशन वाइज काफी पॉपुलेटेड स्टेट्स है। यूपी देखोगे सबसे ज्यादा यूपी की पॉपुलेशन है, डेंसिटी वाइज देखोगे तो बिहार है, ठीक है। राजस्थान में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, क्लियर। तो ये सारे रीजन है, इन रीजंस की वजह से यहाँ के जो लोग हैं यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, ये कहां चले जाते हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है इधर वर्क अपॉर्चुनिटीज इतनी अवेलेबल नहीं है, यूपी, बिहार, राजस्थान में, तो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, क्लियर। ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र ऑक्यूपाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट प्लेस इन माइग्रेंट्स, मतलब सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में आते हैं। यानी अगर मैं बात करूं इसकी, तो महाराष्ट्र क्या है, नंबर 1 है, सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र की तरफ आते हैं। रीजन है जॉब्स, रीजन है फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है, रीजन है मेजर बैंक्स के हेडक्वार्टर आपको मुंबई मिलेंगे, रीजन है मेजर कंपनीज के भी आपको मेजर ऑफिसेज आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स जो है वो कौन से स्टेट में आते हैं, महाराष्ट्र में, फॉलोड बाय दिल्ली, गुजरात
गुजरात एंड हरियाणा, यानी सेकंड नंबर पर आपका दिल्ली है, ठीक है, थर्ड नंबर पर आपका गुजरात है और फोर्थ नंबर पर आपका क्या है, हरियाणा है। ये बात आप ध्यान रखना। अच्छा, दिल्ली में आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, आप दिल्ली में आपको मेनली दिल्ली के लोग ना, दिल्ली क्या उनका प्लेस ऑफ बर्थ नहीं मिलेगा, उनका प्लेस ऑफ बर्थ या तो आसपास के एरियाज का होगा या कहीं गांव के एरिया का होगा, मतलब कहीं दूर सिटीज या गांव के एरिया का होगा। रीजन, दिल्ली में एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं, ठीक है, काम भी है ना। आपने नोटिस किया होगा कि दिल्ली और मुंबई ऐसी सिटीज हैं जहां पे लोग भूखे नहीं मर सकते, ऐसा बोला जाता है। काम बहुत है, बहुत ही मिनिमम उसमें आपको खाना जरूर मिल जाता है ना, क्लियर। आपको हर तरीके का खाना यहाँ पर मिल जाता है, तो लोगों को सर्वाइव करने में दिक्कत नहीं आती है, क्लियर। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से जो है लोग इन स्टेट्स में माइग्रेट करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन होता है वो कहां पर होता है, महाराष्ट्र में, एंड देन कहां होता है, दिल्ली में, देन गुजरात और फिर आपका हरियाणा, क्लियर। ऑन द अदर हैंड, यूपी was the first state which had the largest number of net out migrants. net out migrants का मतलब है जिस स्टेट से सबसे ज्यादा लोग निकलकर जाते हैं। अट्रैक्ट माइग्रेंट्स मतलब आते हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग आते हैं, माइग्रेट करके आते हैं। लेकिन कौन से स्टेट से सबसे ज्यादा लोग जाते हैं निकलकर, तो वो कौन सा स्टेट है आपका, यूपी। वो कौन सा आपका स्टेट है, यूपी, क्लियर। तो यहां से ये 2 क्वेश्चन स्टैटिक बनते हैं, आप ध्यान रखना। ये तो सीधा क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंटरनल क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना। यूपी जो है उस स्टेट से सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स लोग निकलकर जाते हैं, और आते कहां से है सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र से, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज देयर। अब हम बात करेंगे कोजेस की। मैंने आपको बताया ना, अब हम किसकी बात करेंगे, कोजेस की, कि क्या रीजन है, क्या कारण है कि लोग अपने बर्थ ऑफ मतलब जो प्लेस ऑफ बर्थ को छोड़कर चले जाते हैं। बहुत से रीजन रहे होंगे, लेकिन क्योंकि आपको भी पता है कि जहां इंसान पैदा होता है उसको अपनी जगह से बहुत लगाव होता है, लेकिन फिर भी जो है वो मजबूर हो जाता है उस जगह को छोड़ने के लिए। यानी कुछ तो ऐसी चीजें रही होंगी ना। तो देखो, देयर कुड बी अ वैरायटी ऑफ रीजन, बहुत सारे रीजंस हैं, इसलिए हम इन रीजंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, 2 कैटेगरीज में। पहला तो होता है पुश फैक्टर, ठीक है, जब लोग जो है अपने प्लेस को छोड़ रहे हैं। पुश का मतलब क्या होता है, धक्का मारना, ठीक है, पुश का मतलब क्या होता है, धक्का मारना। यानी ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं अपनी जगहों को छोड़ने के लिए, क्लियर। यानी नेगेटिव फैक्टर्स हो गए यहाँ पे। पुश का मतलब क्या है, छोड़ना, छोड़ना मतलब अपनी जगह को छोड़ना, यानी वह चीजें अच्छी तो रही नहीं होंगी, नेगेटिव फैक्टर्स होंगे, क्लियर। और पुल का मतलब होता है खींचना, यानी ऐसे अट्रैक्ट होना। पुल का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट होना, क्लियर, खींचना, क्लियर। तो पुल फैक्टर्स आपके वो फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चीजें हैं। यानी पुल फैक्टर्स आपके क्या है, पॉजिटिव होते हैं, और पुश फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पता है मैं आपको क्यों बता रही हूं ये, जब आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ना इनसे रिलेटेड, वहां पे आपको ना कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, पुश फैक्टर अगर वो पूछेगा तो आपको नेगेटिव फैक्टर बताना है, और अगर वो पुल फैक्टर पूछ रहा है तो आपको पॉजिटिव फैक्टर बताना है, क्लियर, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लियर। तो चलिए अब हम बात करेंगे पुश और पुल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। चलिए, ये मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, पुश फैक्टर्स इन इंडिया, पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। सबसे ज्यादा लोग रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट करते हैं। क्यों? पुश फैक्टर है पॉवर्टी, हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन द लैंड, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक हेल्थ केयर और एजुकेशन। पुश का मतलब मैंने क्या बोला है, नेगेटिव फैक्टर्स। पॉवर्टी है, ज्यादा जो है आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा उस जगह की, यूपी की आप देखो पॉपुलेशन ज्यादा है, क्लियर, जिसकी वजह से लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब सभी लोग तो एग्रीकल्चर का काम नहीं कर सकते ना, इसलिए मजबूर हो जाते हैं अपनी जगहों को छोड़ने के लिए। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, बेसिक चीजें नहीं है। हेल्थ, एजुकेशन, आप लाइफ में ध्यान रखना, हेल्थ, एजुकेशन ये ऐसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी भी एरिया के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी एरिया में हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा अच्छा होता है, लोग वहां पे रहना, सर्वाइव करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्लियर। सो ऑल दीज आर द पुश फैक्टर्स, सॉरी पुल फैक्टर्स। इसके अलावा भी कुछ और आपके पुश फैक्टर्स है, मतलब धक्का दे रहे हैं। कौन कौन से? आपकी नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, सच एज फ्लड,
ड्रॉट, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉर्स, लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से लोग जगह को छोड़ देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर आप देखोगे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा एरिया है, आपने नोटिस भी किया होगा, कश्मीर में के बहुत सारे लोग जो है वो छोड़कर आ जाते हैं। रीजन ही यही है, क्यों? क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न है। क्लियर? सुनामी, वॉर अगर आप देखोगे, सुनामी वगैरह, अर्थक्वेक अगर आप देखोगे, डिजास्टर कैपिटल। बताइए मेरे को, हमारे जैसे मैंने अभी आपको एक चीज बताती हूँ, हमारे इंडिया की ना आज तक हम लोग क्या पढ़ते आते हैं, एक ही कैपिटल है, बट हमारे इंडिया की बहुत सारी कैपिटल है। एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ, देखो, एक तो होती है हमारे इंडिया की पॉलिटिकल कैपिटल, ठीक है, तो हमारे इंडिया की पॉलिटिकल कैपिटल हमारी कौन सी है? दिल्ली है। इंडिया की पॉलिटिकल कैपिटल क्या है? दिल्ली है, ठीक है। कैपिटल्स ऑफ इंडिया, क्लियर? आपको ये पता होना चाहिए, कैपिटल्स ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल कोई एक बेसिस नहीं है, बहुत सारे बेसिस है, ठीक है। तो पॉलिटिकल कैपिटल आपकी न्यू दिल्ली हो गई, क्लियर। उसके बाद जो है आपकी एक होती है फाइनेंशियल कैपिटल, जो कि मैंने अभी आपको इससे पहले वाली स्लाइड में भी बताया था। हमारे इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है? मुंबई। हमारे इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है? मुंबई। रीजन क्या है? मुंबई पोर्ट। रीजन क्या है? सारे मेजर बैंक्स के, सारे नहीं कहूंगी, मेजर बैंक्स के हेडक्वार्टर आपको मुंबई मिलेंगे। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है, एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है, आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई आपकी, ठीक है। इसी तरीके से एक होती है आपकी डिजास्टर कैपिटल। आपको पता है हमारे इंडिया की एक डिजास्टर कैपिटल भी है, तो डिजास्टर कैपिटल है हमारी ओडिशा। आप लोगों ने अगर ओडिशा की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखी होगी तो वो ऐसे एरिया पर है जहां पर हर दूसरे तीसरे महीने या तो साइक्लोन्स आते हैं या स्टॉर्म्स आते हैं या तेज हवाएं बहती है, तो ओडिशा इज द डिजास्टर कैपिटल ऑफ इंडिया। इसी तरीके से इंडिया की आईटी कैपिटल, आईटी कैपिटल तो आपको पता ही है कौन सी है आपकी? बेंगलुरु, ठीक है। कौन सी है आपकी? बेंगलुरु, क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हेल्थ कैपिटल, हेल्थ कैपिटल है आपकी चेन्नई। ध्यान रखना, हेल्थ कैपिटल हमारी कौन सी है? चेन्नई। जैसे आपने नोटिस किया होगा दिल्ली में मेजर लोग कहां पे इलाज कराना प्रेफर करते हैं? एम्स में ना, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, एम्स से अगर डॉक्टर्स रेफर करते हैं तो ज्यादातर चेन्नई के लिए रेफर करते हैं, क्योंकि चेन्नई में हेल्थ फैसिलिटीज सारी बहुत अच्छी है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इंडिया की हाईटेक कैपिटल, हाई टेक्नोलॉजी कैपिटल, ठीक है, तो हाईटेक कैपिटल है हमारे इंडिया की हैदराबाद। कौन सी है? हैदराबाद। तो ये बात आप ध्यान रखना, हमारे इंडिया की कोई एक कैपिटल नहीं है, तो ये बियॉन्ड, मैंने आपको बियॉन्ड द टॉपिक जाके समझाया, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें इस टॉपिक में फाइनेंशियल की भी बात हुई थी, डिजास्टर की भी बात हुई है। तो हम लोग एक बार फिर से आते हैं, तो देखो कुछ डिजास्टर्स आते हैं, इस वजह से लोग उस जगह को छोड़ना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारे आपके क्या है? पुश फैक्टर्स हैं। पुश फैक्टर्स मतलब नेगेटिव फैक्टर्स है। नेगेटिव फैक्टर्स आपके वो होते हैं जो लोगों को मजबूर कर देते हैं उनका बर्थ प्लेस छोड़ने के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पुल फैक्टर्स। पुल मतलब पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव फैक्टर्स, जो फैक्टर्स लोगों को खींचते हैं अपनी तरफ, कि लोग जो है उस जगह पर आने के लिए मजबूर होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। मजबूर तो क्या मतलब हाँ कर जाते हैं। क्या रीजन ऐसे? तो सबसे पहला जो मेजर फैक्टर है, पुल फैक्टर है, वो है बेटर अपॉर्चुनिटीज। सबसे मेजर जो फैक्टर क्या है? बेटर अपॉर्चुनिटीज है। देखो बेटर अपॉर्चुनिटीज क्यों है? देखो कोई भी इंसान कहीं पर भी जाएगा ना, तो सबसे पहले वो शिफ्टिंग करने से पहले ये देखेगा कि क्या मेरा काम धंधा वहां सही चल जाएगा, या क्या वहां पे मैं इतना कमा पाऊंगा कि मैं अपनी और अपनी फैमिली को सस्टेन कर पाऊं। क्लियर? तो बेटर फैसिलिटीज, बेटर अपॉर्चुनिटीज वो जरूर देखेगा। उसको रेगुलर काम मिलता रहे, ठीक है, रेगुलर क्या मिलता रहे? काम मिलता रहे, और वेजेस भी उसको थोड़ी सी ज्यादा मिले, क्योंकि दूसरी जगहों पर शिफ्ट करेगा, और स्पेशली रूरल टू अर्बन एरियाज। तो आपने नोटिस भी किया होगा रूरल एरियाज के जो खर्चे होते हैं वो अर्बन एरियाज के कंपेरेटिवली कम होते हैं। अर्बन एरियाज में खर्चे भी ज्यादा होते हैं, तो वेजेस भी उस हिसाब से होती है। तो वो कोशिश करता है कि उसको वेजेस भी अच्छे मिले। इसके अलावा एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज हो, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो, सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। देखो ये तो सबसे लास्ट का है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता लोगों को वो करने के लिए, सबसे लास्ट का पॉइंट आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी पुश फैक्टर का ही आता है ये। क्लियर? तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं, इन फैक्टर्स की वजह से लोग जो है वो मूव कर जाते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा महाराष्ट्र में लोगों ने इसीलिए तो मूव किया। हेल्थ फैसिलिटीज भी ठीक ही है महाराष्ट्र में, एजुकेशन फैसिलिटीज भी सही है, काम तो है ही, मैंने आपको बताया ही था। लोग वैसा काम भी है, लेबर काइंड ऑफ काम भी है, और पढ़े लिखे लोगों के लिए भी काम है। मेजर कंपनीज है, बैंक्स के हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं।
यहां तक समझ आया? अब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टोरी ना वैसे तो आपकी आएगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा ना आप इस स्टोरी को मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इस स्टोरी में ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किसके लिए कौन सा पुश फैक्टर है, कौन सा पुल फैक्टर है। तो पहली स्टोरी है आरिफ खान की। आई लिव इन विलेज विद माई फैमिली एंड 4 चिल्ड्रन। आई वर्क हियर इन द फील्ड ऑन द डेली बेसिस एट द रेट ऑफ ₹30 अ डे। ये अपनी वाइफ के साथ रहता है और साथ में उसके 4 बच्चे हैं। डेली के उसको 30 रुपए एक दिन का मिलता है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे 30 दिनों तक काम नहीं होता लगातार। आई हैव ऑल्सो टेकन सम लैंड ऑन लीज फॉर एग्रीकल्चर। इसीलिए मैंने कुछ लैंड भी ली हुई है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को पूरा 12 महीने काम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने कुछ लैंड भी ली हुई है एग्रीकल्चर पर, ठीक है। वो इसलिए ली हुई है ताकि मैं थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम अर्न करके अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं। माई वाइफ इज सिक एंड सफरिंग विद TB ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड शॉर्टेज ऑफ मनी। आई एम अनेबल टू गेट ट्रीटमेंट ऑफ माई वाइफ। आई एम वेरी पजल्ड विद द प्रिवेलिंग सिचुएशन। इसकी वाइफ को TB है, वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है और ये बहुत इस टाइम पे परेशान है। तो आपको बताना मेरे को इस स्टोरी में आरिफ खान के लिए क्या कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो अपनी जॉब को छोड़ने के जॉब नहीं अपने एरिया को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। क्लियर? एक तो है वर्क अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं है, दूसरा जो है हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपकी हेल्प कर दी है, बाकी इनके आप लोग खुद बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट इज सुबा लक्ष्मी। आई एम सुबा लक्ष्मी, बिलोंग टू अ फिशरमैन कम्युनिटी फ्रॉम कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। सुबा लक्ष्मी जो है फिशरमैन कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तमिलनाडु से। द डिवास्टेटिव सुनामी हैज स्वेप्ट अवे ऑल द फैमिली मेंबर एक्सेप्ट माय 2 चिल्ड्रन। सुनामी आई थी, आपको पता है ना, सुनामी सबसे जो डेंजर सुनामी आई थी वो 2004 में आई थी, 2004 में, ठीक है। तो कह रहे सुनामी की वजह से मेरी फैमिली के सभी लोग चले गए एक्सेप्ट मेरे 2 बच्चे। सारी चीजें मेरी खराब हो गई, खत्म हो गई। आई एम लिविंग इन अ स्लम चेन्नई। अब मैं चेन्नई की एक स्लम एरिया में रह रही हूँ। स्लम समझते हो आप क्या होता है? झुग्गी झोपड़ी, ठीक है। आई वर्क हियर एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट एंड माई चिल्ड्रन गो टू स्कूल एंड ऑल्सो हेल्प मी बाय पिकिंग रैग्स ड्यूरिंग ऑफ टाइम। और मैं क्या करती हूँ, एक घर के सर्वेंट की तरह काम करती हूँ, जो मेड्स वगैरह होते हैं वैसे काम करती हूँ। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन शाम को मैं क्या करती हूँ, रैग्स भी उठाती हूँ, जो कूड़ा कचरा वगैरह होता है ना, उसमें भी मेरे बच्चे मेरी हेल्प करते हैं। आई मिस माई प्लेस बट आई वुड नॉट गो बैक। आई कैन नॉट फॉरगेट द जाइंट्स वेव्स। आई हैव टू सेफगार्ड माई चिल्ड्रन। कह रहा है कि मेरे को अपनी जगह बहुत याद आती है, जहां बेसिक जगह से वो है तमिलनाडु से, ठीक है, लेकिन मैं वहां वापस नहीं जा सकती क्योंकि वो जो वेव्स आई थी सुनामी की, मैं उनको नहीं भूल सकती हूँ और मेरे को अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन से ऐसे जो है आपके पुश फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इनको जो है अपना वो जगह जो है वो छोड़नी पड़ी। क्लियर? नेक्स्ट इज मोहन सिंह। मोहन सिंह जो है हौसरी फैक्ट्री लुधियाना में काम करता है। महीने के दिन के 8 घंटे काम करने के बदले में उसको महीने के कितने पैसे मिलते हैं? 2000 रुपए, ठीक है। और इसके अलावा मैं ओवर टाइम भी कमा लेता हूं। मेडिकल, एजुकेशनल, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी यहाँ पर है। रिक्रिएशनल होता है आपकी एंजॉयमेंट फैसिलिटीज, तो हर तरीके की फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल है। हाँ, कह रहा है लेकिन मेरी फैमिली नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मेरे को यहीं पे रह के काम करना पड़ता है ताकि मैं अपने फैमिली को मतलब वो भेज सकूं पैसे वैसे। तो द जॉब अपॉर्चुनिटीज आर मैनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो यहाँ पर जो है मोहन सिंह के लिए कोई पुल फैक्टर था ऐसा जिसकी वजह से वो लुधियाना में आके काम कर रहा है। तो आपको बताना है कौन से यहाँ पे पुल फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, आई एम मनीष गावरकर, साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम बांद्रा। Here in Mumbai, I am doing my post-graduation along with a part-time job. However, the cost of living is high and people have no leisure time for others. I came to Mumbai as it was my dream. The city offers a lot of opportunities, high salary and chance of going abroad. ये वही कह रहा है कि मैं मनीष गावरकर हूँ, ठीक है, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ। मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपनी जो फीस देनी है वो कमा पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रहने की कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मुंबई आना मेरा सपना था क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, मेरे लिए सैलरी अच्छी है, ठीक है, फैसिलिटीज भी ज्यादा है और साथ ही साथ मैं आगे अब्रॉड भी जा सकता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी एक अच्छी कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगेन कोई पुश फैक्टर था जिससे मुंबई आने पर इसको मजबूर किया, किसको? मनोज गावरकर को। आपको बताना है वो कौन से पुश फैक्टर्स है, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी आप मेरे को बताना है, इसको अच्छे से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रीजन। कह रहा माइग्रेशन के जो रीजन होते हैं मेल्स और फीमेल्स में वो अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था
मेल हमेशा बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज की वजह से माइग्रेट करते हैं, फीमेल माइग्रेशन होती है मैरिज की वजह से, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि मैम थोड़ा स्टीरियोटाइप बात कर रही है कि भाई फीमेल जो है वर्क अपॉर्चुनिटीज के लिए नहीं जा सकती है, ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं कहा वो नहीं जा सकती है, जाती है, लेकिन आपको ज्यादातर जो माइग्रेशन के रीजन मिलेंगे फीमेल्स के लिए वो मैरिज का मिलेगा। क्लियर? कह रहे हैं वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट हैव रिमेन्ड द मेन कॉज ऑफ मेल माइग्रेशन 26% व्हाइल इट इज ओनली 2.3% ऑफ द फीमेल्स। अब इसको थोड़ा सा ना एनालिसिस करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है ये, क्या एक ले लेते हैं आपका मेल और एक आपका ले लेते हैं फीमेल, ठीक है, ये ले लेते हैं, और तीसरा आपका यहां पे हम ले लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्या ले लेते हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। एक तो ये बार बार जॉब क्यों लिखा जा रहा है ये नहीं समझ आ रहा। क्या ले लेते हैं हम लोग? जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं, ठीक है। कह रहा है जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से कितने लोग मेल जो है वो माइग्रेट करते हैं? 26%। कितने माइग्रेट करते हैं? 26%। जबकि फीमेल कितना माइग्रेट करती हैं? कॉन्सिक्वेंसेस पर आ गए हम लोग, 2.3%, ठीक है। कितना माइग्रेट करती हैं? 2.3%। यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए 26% मेल जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं, क्लियर, और फीमेल 2.3%। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वो कह रहा है कॉन्ट्ररी टू दिस 67% ऑफ फीमेल्स मूव आउट फ्रॉम देयर पेरेंटल हाउस फॉलोइंग देयर मैरिज। मैरिज की वजह से कितनी फीमेल जो है वो क्या करती हैं? माइग्रेट करती हैं, दैट इज 67%, ठीक है, 67%। तो यहां पे मैं क्या लिख सकती हूं? मैरिज लिख सकती हूं, मैरिज की वजह से, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ना कि दो ही फैक्टर्स है जिसकी वजह से मेल और फीमेल माइग्रेट करते हैं। मेल करेंगे जॉब्स की वजह से और फीमेल करेंगे मैरिज की वजह से। तो फीमेल मैरिज की कितनी % फीमेल है जो माइग्रेट करती हैं मैरिज की वजह से? दैट आर 67%, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज इन द रूरल एरियाज ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट मेघालय, वे आर रिवर्स इन द केस। देखो एक बात आप ध्यान रखना, हमारे इंडिया में बाकी स्टेट्स को छोड़कर एक मेघालय ऐसा स्टेट है जहां पर फीमेल को शादी करके घर छोड़ के नहीं जाना होता, वहां पर मेल को शादी करके जो है फीमेल के घर आना होता है। ये बात आप ध्यान रखना, क्लियर। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे अलग तरीके की सोसाइटी है। द थिंग इज दिस कि वहां पे इस तरीके का इसलिए बना रखा है ताकि मेल और फीमेल में इक्वल वो रहे, इक्विवेलेंसी रहे, क्लियर। इन कंपैरिजन टू मैरिज माइग्रेशन ऑफ द मेल इज द ओनली 4% ऑफ द कंट्री। मतलब मेल जो है मैरिज की वजह से माइग्रेशन, कितने % मेल मैरिज की वजह से माइग्रेशन करते हैं? जस्ट 4%। कितना करते हैं? 4%। तो ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ये आप ध्यान रखना, क्लियर। यही इस टेबल का एनालिसिस है जो मैंने आपको समझाया है कि वर्क और एम्प्लॉयमेंट जो है ये मेल माइग्रेशन करते हैं और फीमेल जो है वो शादी की वजह से माइग्रेशन करते हैं। मेल जो है वो 26% ऐसे हैं जो वर्क की वजह से माइग्रेशन करते हैं, फीमेल जो है वो 67% है जो मैरिज की वजह से माइग्रेशन करती है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। माइग्रेशन तो हो गया, लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर तो चले गए, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं? रिजल्ट्स बड़े ही अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। देखो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे एक सिंगल क्वेश्चन पूछूं, टेल मी येस और नो वेदर द माइग्रेशन इज गुड और बैड, आपको एक ही वर्ड में आंसर करना है, गुड या बैड। तो आई गेस आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा आंसर करना। क्यों? इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। ये कैसा टॉपिक है? डिबेटेबल टॉपिक है। क्यों डिबेटेबल है? क्योंकि माइग्रेशन करना अच्छा भी है अगर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखो, लेकिन अगर यही आप कलेक्टिव पर्पज से देखते हो तो कहीं ना कहीं ये नुकसान भी है, क्लियर। चलिए देखते हैं कैसे है ये, क्या क्या इसके रिजल्ट होते हैं, क्या इसके रिजल्ट सोशल फॉर्म में आते हैं, क्या इसके रिजल्ट इकोनॉमिक फॉर्म में आते हैं, या क्या इसके रिजल्ट इन्वायरमेंटल फॉर्म में आते हैं। ये सारे रिजल्ट जो है वो हम लोगों को देखने हैं अब आगे। तो देखो, माइग्रेशन इज अ रिस्पॉन्स टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर स्पेस। देखो माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्यों अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है? इसका एग्जांपल देती हूँ। हमारे इंडिया में मैंने आपको क्या बताया, सबसे ज्यादा माइग्रेट करके लोग कौन से स्टेट में जाते हैं? महाराष्ट्र में।
वहां पे ना महाराष्ट्र के लोगों के अंदर ना थोड़ी ये प्रॉब्लम भी आ जाती है। क्या प्रॉब्लम नहीं आ जाती है, मतलब देखो किसी भी एरिया के लोग होंगे, मेंटालिटी ये हो जाती है कि भाई हमारे यहाँ एरिया की ये वो है, रीजनलिज्म आ जाता है कि हमारा रीजन है, ये हमारा एरिया है, अगर बहुत सारे लोग हमारे एरिया में आएंगे तो हमारी वर्क अपॉर्चुनिटीज उनके हिस्से में चली जाएंगी, तो हमारा क्या होगा। तो यही वो कह रहा है कि माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब देखो ना, आपने नोटिस किया होगा कि एक जगह पर अपॉर्चुनिटीज मान लो वहां के लोगों के लिए सफिशिएंट है, बहुत सारे लोग और वहां पर आके रहने लग जाएंगे, तो वो अपॉर्चुनिटीज अब क्या होंगी, डिवाइडेड हो जाएंगी ना, और कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। तो वो वही चीज है। People tend to move from place of low opportunities and low safety to the place of higher opportunities and better safety। मैंने आपको बताया कि जहां पे अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, लोग वहां से, ठीक है, कहां माइग्रेट कर जाते हैं, लो अपॉर्चुनिटीज की वजह के बाद हायर अपॉर्चुनिटीज वाले एरिया में, और लो सेफ्टी एरिया से कहां मूव कर जाते हैं, बेटर सेफ्टी वाले एरिया में। ठीक है, बेटर सेफ्टी वाले एरिया में मूव कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जम्मू कश्मीर से ज्यादातर लोग सेफ्टी कंसर्न से माइग्रेट करते हैं। अगर उसके कंट्रीज के एस्पेक्ट में देखूं तो बांग्लादेश से लोग सबसे ज्यादा माइग्रेट करते हैं सेफ्टी कंसर्न से। ठीक है, दोस इन टर्न क्रिएट्स बोथ बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स फॉर द एरियाज पीपल माइग्रेट फ्रॉम एंड माइग्रेट टू। कह रहे तो इसीलिए जो है प्रॉब्लम भी है, बेनिफिट भी है। मैंने आपको बताया इंडिविजुअल एस्पेक्ट से देखोगे बेनिफिट है, लेकिन कलेक्टिव एस्पेक्ट से देखोगे तो प्रॉब्लम है। तो पीपल जो लोग माइग्रेट करते हैं या जहां से किया या जहां गए हैं, दोनों के लिए प्रॉब्लम भी आ जाती है और बेनिफिट भी होते हैं। तो इसलिए अब हम इसको इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक तीनों एस्पेक्ट में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस की बात करने वाले हैं कि क्या पॉजिटिव जो है रिजल्ट निकलता है, क्या पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है किसकी वजह से, जब माइग्रेशन होता है इकोनॉमिक टर्म्स में। तो पहले हम लोग बात करते हैं, कहना है अ मेजर बेनिफिट फॉर द सोर्स रीजन इज द रिमिटेंस सेंट बाय माइग्रेंट्स। रिमिटेंस का मतलब होता है मनी। ठीक है, अब देखो ना, कोई इंसान जो है आज एक रूरल एरिया में कम पैसा कमा रहा था, ठीक है, वो अर्बन एरिया में माइग्रेट कर गया, पैसा ज्यादा कमा रहा है, तो अपनी फैमिली जो उसकी रूरल एरिया में ऑलरेडी फैमिली है उसको क्या करेगा, पैसा भेजेगा। तो बेनिफिट क्या होता है, रेमिटेंस होता है, जो रेमिटेंस वो माइग्रेंट्स भेजते हैं। ठीक है, रेमिटेंस फ्रॉम द इंटरनल माइग्रेंट्स आर माइग्रेशन आर मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ना, मैंने आपको बताया माइग्रेशन दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल माइग्रेशन, मान लो मेरे यहां से कोई पर्सन जो है लंदन मूव कर गया, ठीक है, क्लियर, अब वो लंदन से मुझे अच्छा खासा पैसा भेज रहे हैं। अब एक बात बताओ, इससे हमारी गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, फ्री में तो गवर्नमेंट पैसा आने नहीं देगी ना, क्या लगाएगी उसके ऊपर, टैक्स लगाएगी, तो गवर्नमेंट का भी तो एक रेवेन्यू जनरेट होगा ना। तो गवर्नमेंट के लिए फॉरेन एक्सचेंज का ये एक मेजर सोर्स बन जाता है। प्लस जिस फैमिली को पैसा भेजा जा रहा है उस फैमिली के लिए तो है ही है वो अच्छा, क्योंकि आपको भी पता है वो पैसा जब वहां की करेंसी से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होता है तो वहां पे इंडियन करेंसी में उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। क्लियर, तो गवर्नमेंट को भी फायदा, प्लस जिसको भेजा जा रहा है, जिसकी फैमिली को भेजा जा रहा है उसको भी फायदा। ठीक है, तो ये तो हो गया बेनिफिट। अब यहाँ पे बेनिफिट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2002 में इंडिया को $11 बिलियन जो है मिला था इंटरनेशनल माइग्रेंट से, $11 बिलियन। ठीक है, और अगर आप इसको $11 बिलियन को रुपीज में अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो बहुत ज्यादा जाएगी। क्लियर, समझ आ रही है बात। और सबसे ज्यादा जो है इंटरनेशनल माइग्रेंट से जो है पैसा कौन से स्टेट्स में आता है, पंजाब, पता होगा ना, कनाडा, मिनी पंजाब बोला जाता है, पंजाब को, कनाडा को मिनी पंजाब बोला जाता है। बहुत सारे पंजाब से लोग कनाडा मूव करते हैं, केरला से, तमिलनाडु से। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है इंटरनेशनल माइग्रेशन का, रीजन मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए, ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, कि भाई चलो पैसा आ रहा है। अब हम आगे बात करेंगे इसी में ही अमाउंट ऑफ रेमिटेंस सेंट बाय इंटरनल माइग्रेंट्स। हाँ, यहां पे ना हम इसको दो फॉर्म में कंपेयर करेंगे, एक तो होता है इंटरनल माइग्रेंट्स, ठीक है, इंटरनल माइग्रेंट्स नहीं, इंटरनल रेमिटेंस सेंट, ठीक है, इंटरनल रेमिटेंस, ठीक है, इंटरनल रेमिटेंस, और एक हम बात करेंगे इंटरनेशनल रेमिटेंस की। अब आप मेरे को खुद कंपेयर करके बताना, ठीक है, अब आप लोग मेरे को खुद कंपेयर करके बताना कि आप मुझे ये बताना, देखो
इंटरनल भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, जैसे यूपी से मान लो महाराष्ट्र चले गए, महाराष्ट्र जाएंगे, वहां पे पैसा कमाएंगे, यूपी में अपनी फैमिली को भेजेंगे। इंटरनेशनल मतलब यहाँ से लंदन चले गए, लंदन में पैसा कमा रहे हैं, इंडिया भेज रहे हैं अपनी फैमिली को। पैसा तो दोनों से आ रहा है, लेकिन आप मुझे ये बताओ ये वाला पैसा ज्यादा होगा या ये वाला पैसा ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स ये वाला रेमिटेंस जो होगा वो ज्यादा होगा। इसकी क्या होगी? मोर वैल्यू होगी, ज्यादा वैल्यू होगी। और ये क्या होगा? इसके अगर मैं कंपैरिजन में देखूंगी तो लेस वैल्यू होगी। इसका अगर कंपैरिजन में देखूंगी तो इसकी वैल्यू, इंटरनल रेमिटेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनना, यही वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस सेंट बाय इंटरनल माइग्रेंट्स। इंटरनल माइग्रेंट्स मतलब जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक ही स्टेट में मूव कर जाते हैं, उनकी जो पैसे की वैल्यू होती है वो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स के कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन फिर भी उस जगह के सोर्स एरिया, अब यहां पे समझना पहली बात तो सोर्स एरिया क्या होता है। तो सोर्स एरिया का मतलब होता है जिस एरिया से, ठीक है, सोर्स एरिया का मतलब होता है जिस एरिया से माइग्रेंट गया है, ठीक है। सोर्स एरिया क्या होता है? जिस एरिया से वो पर्सन गया है, क्लियर। फ्रॉम विच प्लेस person has moved, from which place person has moved, ठीक है, जिस एरिया से गया है। तो कह रहा हूं सोर्स एरिया के लिए तो चाहे इंटरनल रेमिटेंस आए चाहे इंटरनेशनल रेमिटेंस आए, उस एरिया की तो ग्रोथ होगी, ठीक है। सो उस एरिया का मतलब यह है कि उस एरिया में जो उसकी फैमिली रह रही है उसकी ग्रोथ होगी। हाँ, ये इंटरनल रेमिटेंस से थोड़ी कम ग्रोथ होगी, इंटरनेशनल रेमिटेंस से थोड़ी सी ज्यादा ग्रोथ होगी, क्लियर। कह रहा है अब ये जो सोर्स एरिया के लोगों के लिए के पास जो वो पैसा आता है, वो पैसा किन किन कामों में यूज होता है। तो भाई सीधी सी बात है, मान लो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली का कोई पर्सन जो है, मान लो मेरा भाई जो है बाहर चला गया, आज वो हमें पैसा भेज रहा है, हम उस पैसे का क्या करेंगे? हमारी जितनी भी बेसिक नीड्स है उसको पूरा करेंगे। बेसिक नीड्स में क्या क्या आता है? आपका खाना आ जाता है, आपकी एजुकेशन आ जाती है, आपकी हेल्थ आ जाती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब घर फैमिली वगैरह आ जाता है, ये सब वही वो कह रहा है। फूड हो गया, रिपेमेंट ऑफ डेब्ट्स हो गया, बाहर भेजा था, हो सकता है कुछ उधार भी हमने लिया हो, तो अब उस उधार को भी तो चुकाना है ना, ठीक है, वो उससे हम लोग फुलफिल करेंगे। ट्रीटमेंट कराना है, कोई एजुकेशन करानी है, मैरिज करानी है किसी की, एग्रीकल्चर के लिए कुछ सामान लेना है, तो वो सारा पैसा इसी रिमिटेंस से यूज हो जाता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ द पुअर विलेजेस ऑफ बिहार, यूपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड हिमाचल आर रेमिटेंस वर्क एज लाइफ ब्लड फॉर देयर इकोनॉमी। देखो होता क्या, मैंने अभी आपको बताया ना, इन एरिया से ज्यादातर इंटरनल माइग्रेशन होता है। इंटरनल मतलब बिहार, यूपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के लोग इंडिया में ही एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो जब वो पैसा भेजते हैं तो वो पैसा उनके घर के लिए लाइफ ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं पैसे से उनके घर की फैमिली की बेसिक नीड्स जो है वो पूरी होती हैं, क्लियर। Migration from rural areas of eastern UP, Bihar, MP, Odisha to the rural areas of Punjab, Haryana, western UP accounted for the success of their green revolution। हाँ, ये और ध्यान रखना, देखो ज्यादातर लोग जो है पंजाब, ठीक है, हरियाणा, क्लियर, या वेस्टर्न यूपी में, क्लियर, माइग्रेट कर गए हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ग्रीन रेवोल्यूशन। मैंने आपको बताया था ना, पंजाब और हरियाणा में लोग इसीलिए भी ज्यादातर आते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल लेबरर की काफी नीड होती है। बहुत बड़े स्केल पर क्या होती है? फार्मिंग होती है। ज्यादा बड़े स्केल पर होगी तो लोग भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो बड़े लेवल पर वो क्या करते हैं? एग्रीकल्चरल लेबरर्स को हायर करते हैं। तो इन स्टेट से जो लोग हैं, जो हमारे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड स्टेट से जो लोग हैं, वो इन स्टेट्स में माइग्रेट कर जाते हैं। रीजन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या आपको पता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो देखो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के ना दो आंसर होते हैं, एक तो वर्ल्ड में और एक इंडिया में। तो अगर इंडिया के एस्पेक्ट से पूछूंगी मैं, तो इंडिया के एस्पेक्ट से आंसर क्या जाएगा? MS स्वामीनाथन। क्या जाएगा? MS स्वामीनाथन। क्या जाएगा? MS स्वामीनाथन, अगर मैं इंडिया के एस्पेक्ट्स में पूछूंगी। और अगर मैं ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर वर्ल्ड के एस्पेक्ट में पूछूंगी तो क्या जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। क्या जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, बोरलॉग, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, क्लियर, नाम यही है नॉर्मन बोरलॉग। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, और उस पे इंडिया और वर्ल्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडियन ही है वो, ठीक है। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन।
एक और मैं तुम्हें बता रही हूं, अभी हाल फिलहाल हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने पर्पल रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है। कौन सी रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करी है? पर्पल। अभी इस साल के स्टार्टिंग, नहीं इस साल नहीं, सॉरी लास्ट ईयर के, मुझे लगा 22 में, हम 22 के स्टार्टिंग की न्यूज थी ये, ठीक है। पर्पल रेवोल्यूशन जो है, इनफैक्ट पर्पल रेवोल्यूशन फेस्टिवल भी हमारे इंडिया में हुआ था, जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको बताना है वो पर्पल रेवोल्यूशन किस फील्ड से रिलेटेड है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता ही है, ठीक है, आपकी ग्रेन से रिलेटेड है, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है, क्लियर। तो ऐसे ही आपको मुझे ये बताना है पर्पल रेवोल्यूशन, हमें को कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है, कि पर्पल रेवोल्यूशन जो है वो किस से रिलेटेड है, क्लियर। ओके, चलिए 2 क्वेश्चंस आपको मेरे को बताने हैं, एक तो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर और दूसरा पर्पल रेवोल्यूशन किस से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है, क्लियर। तो मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ जी, मैं आपको बता रही थी, कह रहा है कि तो पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में लोग इसलिए माइग्रेट करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन में मेनली दो जो है क्रॉप्स का सबसे ज्यादा वो हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था, एक व्हीट और एक राइस। याद रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना व्हीट और राइस। क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में अगर आप व्हीट देखोगे तो वो नॉर्दर्न इंडिया का स्टेपल फूड है, राइस देखोगे तो आप वो सदर्न इंडिया का स्टेपल फूड है, क्लियर, ये ध्यान रखना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, इसको डिलीट कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा में हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके, हो गया यहां तक। उसके बाद कह रहा है रेमिटेंस सेंड बाय माइग्रेंट्स में ही माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन की भी साइज इसकी, ये तो थे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? नेगेटिव एस्पेक्ट्स। ये तो थे सारे पॉजिटिव आउटकम्स, अब हम बात करेंगे नेगेटिव। देखो अनरेगुलेटेड माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है वो ओवर क्राउडिंग हो जाती है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जितनी भी सिटीज मैंने आपको बताई है जहां लोगों ने माइग्रेशन किया है, महाराष्ट्र मेट्रोपॉलिटन, दिल्ली अगेन मेट्रोपॉलिटन, गुजरात भी काइंड ऑफ अच्छी उसमें आ जाती है, डेवलप्ड सिटीज में आती है, क्लियर। तो गुजरात हो गया, तो लोग जो है क्या करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या हो जाती है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इसका मतलब लोग माइग्रेशन ना करें, माइग्रेशन करें, मैं ये नहीं कह रही लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर लोगों का डेवलपमेंट होगा तो अल्टीमेटली वो नेशन डेवलपमेंट है ना। बट द थिंग इज दिस कि माइग्रेशन कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल्ड होना चाहिए। रीजन बताऊं क्यों? देखो आज अगर सभी लोग रूरल एरियाज को छोड़कर अर्बन एरियाज में आ जाएंगे तो आप एक बात सोचो ना, अर्बन एरियाज में प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगी, अर्बन एरियाज में तो ओवर क्राउडिंग, सैनिटेशन और ये सारे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन आप नोटिस करना रूरल एरियाज में, आप ध्यान रखना, आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि माइग्रेशन हमेशा क्या होती है, आपकी वर्किंग पॉपुलेशन ही माइग्रेट करती है। वर्किंग पॉपुलेशन मतलब जो अर्न कर सकती है, 15 से 29 वाले, ठीक है। अब होता क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन में अगर वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं तो होता क्या है, तो जो रूरल एरियाज में ज्यादातर आपकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन बच जाती है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन मतलब जैसे आपके बच्चे हो गए या फिर वो जो ओल्ड एजेड होते हैं वो। तो आप सोचो जब सारे ही यूथ माइग्रेट हो जाएंगे अर्बन एरियाज में, तो यानी रूरल एरियाज में क्या होगा, रूरल एरियाज में सिर्फ वैसे ही वो लोग ही बच जाएंगे। कौन से? जो बच्चे हैं या फिर जो बूढ़े हैं। अच्छा चलो बच्चे भी कल को बड़े होकर फिर माइग्रेट कर गए, इसका था सारे जो ओल्ड एज लोग हैं वही बच जाएंगे रूरल एरियाज में। तो आप सोचो ना इससे कितना डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, क्लियर। तो यही वो चीज है, कह रहे हैं कि माइग्रेशन का जो पॉजिटिव आउटकम है वह नेगेटिव भी है। तो एक तो जिस जगह पे माइग्रेशन हो रहा है वहां तो ओवर क्राउडिंग हो गई है, स्लम्स डेवलप हो गए हैं, इंडस्ट्रियल डेवलप्ड स्टेट सच एज महाराष्ट्र में, मुंबई में वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्लम है। कौन सा है बताओ मुझे? वर्ल्ड्स 3rd, एशिया का तो सबसे बड़ा है, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्लम एरिया, वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट स्लम एरिया कहां पर है? इन मुंबई। कौन, क्या नाम है उसका? धारावी। क्या नाम है? धारावी। पता होगा ना आपको, धारावी, क्लियर। एक मूवी भी तो बनी है स्लम डॉग मिलेनियर, वो भी तो शायद इसी पे ही बनी हुई है ना, धारावी। और आपको एक चीज और बताऊं धारावी के बारे में,
धारावी में लिटरेसी रेट 69% है। मोस्ट पॉपुलेटेड स्लम है, पॉपुलेटेड नहीं सॉरी मोस्ट लिटरेट स्लम हो गया ये, ठीक है, हमारे इंडिया का 69% यहाँ पे जो है लोग लिटरेट हैं। ये बात मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, क्लियर, ठीक है। तो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्लम एरिया मुंबई में है, धारावी में है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्लम एरिया डेवलप हो जाएंगे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली में, तो आप देख ही रहे होंगे एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा इरेगुलेशन क्रिएट हो गया। तो ये तो वो प्रॉब्लम हो गई जहां पे लोग आ रहे हैं, वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब फिजिकली क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो देखो माइग्रेशन लीड्स टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। माइग्रेशन से क्या होता है, पॉपुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाता है भाई, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। अब एक जगह पे पहले ही लोग हैं और लोग आके बचेंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और ज्यादा हो जाएगा। रूरल अर्बन माइग्रेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज। एज एंड स्किल सिलेक्टिव आउट माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द रूरल डेमोग्राफी। ये देखो ये नेगेटिव इंपैक्ट बता रहा है, किसका नेगेटिव इंपैक्ट बता रहा है, ये है नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव डेमोग्राफिक इंपैक्ट बता रहा है रूरल एरियाज में। देखो आप एक बात बताओ, कह रहा है एज और स्किल सिलेक्टिव। मैंने अभी तो आपको बताया कि मेनली रूरल एरिया से कौन से लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं, ज्यादातर वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, या फिर जिनके अंदर स्किल्स होती हैं, क्योंकि उनको यही होता है जैसे मान लो मेरे को कोई काम आता है, जैसे मान लो मेरे को टीचिंग का ही काम आता है, ठीक है, या फिर मान लो कोई भी स्किल, जैसे मान लो मेरे को टाइपिंग आती है, ठीक है। अब मान लो वहां पे कोई सेंटर नहीं है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि भाई मैं किसी सिटी में चली जाऊँ, वहां पे जाके सेंटर में जाके काम करूँ, टाइपिंग सेंटर में मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, क्लियर। तो जो स्किल बेस्ड लोग होते हैं, एज बेस्ड लोग होते हैं, वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं। अर्बन एरियाज वालों के लिए तो सही हो गया, लेकिन रूरल एरियाज का क्या, वहां पे तो चीजें सही नहीं रही ना, वहां पे तो जो वहां के स्किल बेस्ड लोग थे वो लोग चले गए। अब वो स्किल बेस्ड लोग उसी रूरल एरियाज में रहकर भी तो अपने स्किल को इनहांस कर सकते थे, है ना। तो एज और स्किल जो होता है उसकी वजह से रूरल एरियाज के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पे बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आता है। High out migration from Uttarakhand, Rajasthan, MP, Eastern Maharashtra have brought serious imbalances in age and sex composition। अब एक बात बताओ ना, आप एक बात बताओ, एज का तो मैंने आपको बता दिया कि रूरल एरियाज में तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अर्बन एरियाज में आते हैं, ज्यादातर मेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, रूरल टू अर्बन माइग्रेट करते हैं। तो आप एक बात बताओ, सेक्स रेशो भी तो अर्बन एरियाज का वो हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि मेल 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 ज्यादा हो जाएंगे, क्लियर। तो ये सेक्स क्या होता है, ये एज और सेक्स इनकी वजह से जो है ये कॉम्पोजिशन में डिसबैलेंस हो जाता है, क्लियर। सिमिलरली इम्बैलेंसेस आर आल्सो ब्रॉट इन द रेसिपिएंट स्टेट्स एज वेल। मतलब जिन स्टेट्स में आते हैं वहां पर भी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो दीज आर द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। सोशली, अब सोशल का मतलब क्या है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल बोलते हैं ना, कह रहा है माइग्रेंट्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। अब मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि जब कोई इंसान किसी भी जगह पर जाता है तो वो सिर्फ इंसान नहीं जाता, उसके साथ उसके एथिक्स, उसका कल्चर, उसका रिलीजन, उसका लैंग्वेज, ठीक है, उसका सोशल एस्पेक्ट सब उसके साथ मूव करता है, उसकी थिंकिंग, उसकी मेंटालिटी, उसका स्किल, हर चीज उसके साथ मूव करता है, क्लियर। तो उसकी वजह से क्या आता है, सोसाइटी में चेंज आता है, क्लियर। दिस न्यू आइडियाज रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजीज, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन दो गेट डिफ्यूज फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज थ्रू देम। अब मेरी बात सुना ध्यान से, ये पता है ये पॉइंट समझना है, बड़ा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्या कह रहा है, अर्बन से रूरल एरियाज में ये चीजें कैसे जाएंगी, टेक्नोलॉजी, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन। मान लो मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मान लो मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, मैं अपने डेवलपमेंट के लिए अर्बन एरिया में चली गई, वहीं मैं शिफ्ट होके वहीं रहने लग गई, ठीक है, वहीं होके रहने लग गई। कल को जब मैं वापस रूरल एरियाज में जाऊंगी, अब आप सोचोगे मैडम कोई अर्बन एरिया से वापस रूरल एरिया में थोड़ा ना जाता है, जाने का मतलब ये नहीं वहां रूरल एरिया में सेट होने के लिए जाऊंगी, रूरल एरिया में रहने के लिए जाऊंगी, या मेरे रिलेटिव्स हैं वहां पे, या मेरी फैमिली है, मैं वहां जाऊंगी, वहां मैं लोगों को क्या बताऊंगी, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगी, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताऊंगी कि भाई किस तरीके से जो है हम अपनी इनकम को इनहांस कर सकते हैं, उसके लिए फैमिली प्लानिंग भी जो है
फैमिली प्लानिंग भी जो है वो एक मेजर कंसर्न है, क्लियर। और गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि रूरल एरियाज में ही आपने ज्यादातर देखा है फीमेल ड्रॉप आउट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है रूरल अर्बन एरिया से रूरल एरियाज की तरफ मेरे से ही तो जाएंगी ना, मेरे से ही पास ऑन होंगी, क्लियर। तो कहीं ना कहीं मैं वहां जाके कुछ काम भी कर सकती हूँ। मान लो मेरा रूरल एरिया में, मान लो मैंने लैंड खरीद के वहां पे गर्ल्स के लिए स्कूल बनवा दिया, ठीक है, क्लियर। तो इससे क्या होगा, ये जो सारी चीजें होती है ये माइग्रेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। तो ये तो पॉजिटिव चेंज हो गया, ठीक है। माइग्रेशन लीड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर, बहुत सारे कल्चर्स को मिक्स करता है। डाइवर्सिटी इज ऑल्सो गुड थिंग, ठीक है। अगेन इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। It has positive contributions such as evolution of composite culture and breaking through the narrow consideration and widens up the mental horizon of the people at large। और होगा क्या, लोग, अब देखो ना एक चीज है, आपने नोटिस किया होगा जितनी भी बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है वहां पर आपको एक ही कल्चर जैसे लोग मिलते ही नहीं है, आपको अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम्स वाले लोग मिलते हैं। तो ये माइग्रेशन की वजह से तो ये पॉसिबल हो पाया ना कि लोग आपस में मिलकर रहना सीखते हैं, एक दूसरे की वैल्यूज, एक दूसरे के कल्चर को वैल्यू करना सीखते हैं। ये सब माइग्रेशन की वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्लियर। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोगों के मेंटल हॉरिजन को लार्ज करने में कौन सा फैक्टर सबसे मेजर रोल प्ले करता है, तो आप क्या बताओगे, माइग्रेशन मेजर रोल प्ले करता है। तो ऑल दीज आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, क्लियर। आगे हम बात करते हैं नेगेटिव की, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है, एनॉर्मिटी। अब एनॉर्मिटी पता है क्या होता है, एक तरीके से अकेलापन। एनॉर्मिटी क्या होता है, एक तरीके से अकेलापन। अब देखो, जैसे मान लो, देखो इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना, बट ये चीज होती है। जैसे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग होते हैं ना, उनको हमेशा क्या होता है ना, थोड़ा सा अलग देखा जाता है कि वो तो चाइनीज जैसे दिखते हैं, नेपाली जैसे दिखते हैं, ऐसा होता है। इट्स नॉट मी सेइंग, ये ऐसा नॉर्मली मेंटालिटी देखी गई है। अब होता क्या है, मान लो कोई नॉर्थ ईस्ट पर्सन जो है वो दिल्ली में या कहीं मेट्रोपॉलिटन या किसी भी डेवलप्ड सिटी में आके रहने लग गया। अब मान लो जब लोग उसके साथ मिक्स नहीं हो पाते तो क्या करेगा, अकेलापन महसूस करेगा, एनॉर्मिटी हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लोग उससे खेलना, उसके अपीयरेंस की वजह से या उसके लैंग्वेज की वजह से लोग उससे बोलना नहीं पसंद करेंगे, उससे मिक्स होना पसंद नहीं करेंगे। इसकी वजह से डिजेक्शन की फीलिंग हो जाएगी और वो डीमोटिवेट होगा। और आपको भी पता है जब पर्सन जो है अपने कलर कॉम्प्लेक्शन या फिर अपने रिलीजन के उससे या अपने अपीयरेंस के एस्पेक्ट पे डीमोटिवेटेड होता है तो वो हमेशा गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, लाइक क्राइम एंड ड्रग एब्यूज, क्लियर। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की। इन्वायरमेंट पे क्या माइग्रेशन का इंपैक्ट आता है, तो पहले ही मैं आपको बता रही हूँ इन्वायरमेंट पे हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट ही रहेगा, कोई पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा आप खुद बताओ ना, अभी तो बताया धारावी, ठीक है। ओवर क्राउडिंग हो जाती है, ओवर क्राउडिंग की वजह से आपकी लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ होती है वो अनप्लान्ड हो जाती है। अब गवर्नमेंट भी कितना ज्यादा ही प्रोवाइड करा सकती है, क्लियर। Apart from this, due to over exploitation of natural resources, cities are facing the acute problem of depletion of groundwater. Groundwater कम हो जाता है, ये सारे environmental issues है। Air pollution आ जाता है, disposal of sewage। अब लोग क्या करते हैं, जाते हैं तो गंदगी भी फैलाते हैं, तो वही सीवेज को डिस्पोज करना एक प्रॉब्लम है, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारे environmental issues हैं, ठीक है, जो माइग्रेशन की वजह से क्रिएट होते हैं। आगे हम लोग बात करें, ये ना एक चार्ट दे रखा है, इसको आप एक बार जरा देख लेना। जैसे ये क्या कह रहा है, देखो जैसे ये बता रहा है मेल माइग्रेशन बाय लास्ट रेजिडेंस इंडिया 2011, ठीक है। और ये फीमेल माइग्रेशन की बता रहा है कि देखो जैसे मेल का बता रहा है कि मेल्स जो है वो आपके अगर हम देखेंगे बिजनेस की वजह से, तो ये देख पा रहे होगे आप लोग कितने हैं, 34% गए हैं, क्लियर। यही अगर आप फीमेल्स में मैरिज की वजह से देखोगे तो कितना आ रहा है, 66% है। तो आप इसको ना एक बार कंपेयर कर लेना, आसान है चीजें, मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अदर कॉन्सिक्वेंसेस। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है विमेंस को लेकर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे विमेंस को लेकर आती है, रूरल एरियाज में मैंने अभी आपको बताया मेल जो लोग होते हैं वो क्या कर जाते हैं, अर्बन एरियाज में शिफ्ट कर जाते हैं। आपको याद है इससे पहले पॉपुलेशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि ज्यादातर एग्रीकल्चरल लेबरर आपको फीमेल बने मिलेंगी। रीजन क्या है, मेल तो चले गए जॉब करने अर्बन एरियाज में, अब जो फीमेल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा आ गया, एग्रीकल्चर काम भी करना है, घर भी संभालना है, तो फिजिकली और मेंटली प्रेशर जो होता है वो विमेंस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है,
और इसे ये तो हो गया नेगेटिव आउटकम विमेन का। पॉजिटिव भी आता है। पॉजिटिव कैसे आता है कि जब विमेन जो होती हैं, जब मेल जाते हैं, ठीक है, तो माइग्रेट करते हैं, तो वो अपनी फैमिली के लिए पैसा भेजते हैं जिससे वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा पाते हैं, स्पेशली चाहे, और वो अगर अर्बन एरियाज में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटेलिटी भी तो ब्रॉड होती है ना, वो देखते हैं कि मेल एंड फीमेल मतलब लड़के और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये सारे डिफरेंसेस को वो खत्म करते हैं और अपनी गर्ल्स को अच्छी एजुकेशन दिलवाते हैं, जिसकी वजह से उनके एम्प्लॉयमेंट चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो मेन बात ये है, क्लियर, मेन बात ये है कि बेशक जो है हमें पैसा जरूर मिलता है माइग्रेशन से, लेकिन जो सबसे बड़ा लॉस होता है किसी भी कंट्री को वो क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स होता है। सबसे बड़ा मेजर जो खतरा या सबसे बड़ा जो लॉस है, क्योंकि आपने नोटिस भी किया होगा जो थर्ड वेव आई थी इंडियन डायस्पोरा माइग्रेशन की, उसमें आपने नोटिस किया जितने भी हाईली प्रोफिशिएंट, ठीक है, प्रोफेशनल्स है वो सब माइग्रेट कर गए। आज आप देखो, आप यूएस में देखो कितने मेजर आपको बड़े बड़े डॉक्टर्स अपने इंडियन मिलेंगे, ठीक है। सेम फॉर यूके, यूके में भी आपको बहुत सारे बड़े बड़े जो इंडियंस हैं वो लोग क्या मिलेंगे? अच्छी अच्छी पोस्ट पर मिलेंगे। तो वो जो स्किल्स उनकी डेवलप हो रही है, वो कंट्रीब्यूशन तो एक्चुअली उन्हीं की इकोनॉमी में हो रही है ना, ठीक है, वो पैसा भेज रहे हैं, लेकिन ह्यूमन तो वो वापस नहीं आ रहे हैं ना। तो वही वो बात है कि ह्यूमन रिसोर्स का जो लॉस होता है वो सबसे बड़ा लॉस होता है, क्योंकि हाईली जो स्किल्ड पीपल होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, एडवांस स्किल्स, ठीक है, और मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज आर एडमिटेड रिक्रूटिंग सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस ऑफ द हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स फ्रॉम पुअर रीजन, कॉन्सिक्वेंटली द एग्जिस्टिंग अंडर डेवलपमेंट इज द सोर्स इन द सोर्स रीजन गेट्स रीइंफोर्स्ड। यही वो कह रहा है कि कह रहा है जितने भी जो लोग हैं, ठीक है, डेवलप्ड लोग हैं या हाईली स्किल्ड लोग हैं, वो दूसरे एरियाज में माइग्रेट करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो अंडर डेवलपमेंट एरियाज हैं उन लोगों का डेवलपमेंट रीइंफोर्स है, मतलब अभी भी दबा हुआ है, अभी भी कम है। रीजन यही है क्योंकि जो उन एरियाज को डेवलप कर सकते हैं वहां के स्किल्ड लोग, वो तो उस एरिया को छोड़कर ही दूसरे एरियाज में चले गए, तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उस एरिया के डेवलपमेंट में तो निभा ही नहीं रहे ना, वो तो जिस जगह पर माइग्रेट कर गए वहां पर निभा रहे हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। ये हमारा चैप्टर था माइग्रेशन वाला, जो कि कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने थॉरोली इसको अच्छे से स्टडी कर लिया है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी रिवीजन बेस्ड रहेगी, जिसमें हम लोग जो है आपके स्टैटिक, असर्शन, रीजन और सोर्स बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। क्लियर? सो चलिए मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।